चलिए तो अपन एस ब्लॉक में आगे बात करते हैं ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति। ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर स्थायी ऑक्साइड बनाते हैं। एस ब्लॉक के तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर स्थायी ऑक्साइड बनाते हैं, स्टेबल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और यही रीजन है कि स्टेबल ऑक्साइड फॉर्मेशन के कारण बेरिलियम इज इनएक्टिव टुवर्ड्स अमोनिया। बेरिलियम अमोनिया के प्रति निष्क्रिय होता है स्थायी ऑक्सीजन के निर्माण के कारण। जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो इसके ऊपर स्टेबल ऑक्साइड लेयर बन जाएगी, स्थायी ऑक्सीजन की परत बन जाती है। स्थायी ऑक्सीजन की परत बन जाती है और NH3 इससे रिएक्शन करने आता है, तो ये बीच में कौन आ जाती है, स्टेबल ऑक्साइड परत इसके आड़े आ जाती है और ये इसको रिएक्शन नहीं करने देती है। तो इसलिए क्या होता है कि स्थायी ऑक्साइड परत बनने के कारण बेरिलियम निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है टुवर्ड्स अमोनिया, अमोनिया के प्रति। अब यदि इसके साथ क्रिया करवानी है तो ये अपने को परत इसमें से ऑक्साइड लेयर हटानी पड़ेगी। ऑक्साइड लेयर हटाएंगे तब जाके अमोनिया और बेरिलियम की रिएक्शन हो पाएगी। तो यदि अपने पास क्वेश्चन आता है कि बेरिलियम अमोनिया के प्रति निष्क्रिय होता है, क्यों? बेरिलियम इज इनएक्टिव टुवर्ड्स अमोनिया, व्हाई? तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल ऑक्साइड लेयर, स्थायी ऑक्सीकरण ऑक्साइड परत बनने के कारण ये इसके प्रति निष्क्रिय होता है। अब क्या होता है कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो क्या क्या इसमें बनाते हैं। जैसे एल्कली मेटल्स हैं, क्षार धातु, और एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, मृदा क्षार धातु। फर्स्ट ग्रुप को क्षार धातु कह रहे हैं, इनको क्षार मृदा धातु, मृदा क्षार धातु कह रहे हैं। एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स में हमारे पास कौन आ रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसमें हमारे पास आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यहाँ पर लिथियम केवल और केवल ऑक्साइड बनाता है। लिथियम फॉर्म्स ऑक्साइड ओनली, ऑक्साइड। ठीक है, लिथियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके केवल ऑक्साइड बनाता है। जैसे वो क्या हो गया, लिथियम ऑक्साइड, Li2O। तो लिथियम सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बनाता है। सोडियम जो है वो हमारे पास बनाता है परऑक्साइड। सोडियम बनाता है परऑक्साइड, जैसे सोडियम परऑक्साइड Na2O2, सोडियम परऑक्साइड। और ये जो बाकी तीन बचे, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये हमारे पास बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें हमारे पास आता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड, ये इसमें अपने पास बनाते हैं। ये मृदा क्षार धातु में, एल्कली अर्थ मेटल्स में बेरिलियम और मैग्नीशियम बनाते हैं ओनली ऑक्साइड, केवल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, केवल ऑक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीनों बनाते हैं परऑक्साइड। इनमें कोई भी सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है। परऑक्साइड, परऑक्साइड जैसे कैल्शियम परऑक्साइड, स्ट्रोंशियम परऑक्साइड और बेरियम परऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कौन क्या क्या बना रहा है?
लिथियम केवल ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम परऑक्साइड बना रहा है, बाकी तीनों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सेकेंड डे में बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये बाकी तीनों कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम परऑक्साइड बनाते हैं, इनमें कोई भी सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है। अब क्या होता है कि इसके जो तीनों सुपर ऑक्साइड हैं एल्कली अर्थ मेटल्स के, एल्कली अर्थ मेटल्स के परऑक्साइड जो सुपर ऑक्साइड हैं ये रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। एल्कली अर्थ मेटल्स के जो सुपर ऑक्साइड है वो कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। कारण पूछे कि क्यों होते हैं, तो ये रंगीन होने का कारण है ऑक्सीजन की अणुचुंबकीय प्रकृति, है ना, ड्यू टू द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। तो सुपर ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स आर कलरफुल ड्यू टू पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। क्षार धातुओं के सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन की अणुचुंबकीय प्रकृति के कारण रंगीन होते हैं। तो कारण ये हो गया। अच्छा, ये जो इसके परऑक्साइड हैं एल्कली अर्थ मेटल्स के, इसके जो परऑक्साइड हैं ये भी कलरफुल होते हैं, ये भी रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। लेकिन इनका कारण क्या होता है? क्रिस्टलीय दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट। रीजन है क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टलीय दोष। तो क्षार धातु, मृदा क्षार धातुओं के परऑक्साइड क्रिस्टलीय दोष के कारण रंगीन होते हैं। दीज आर कलरफुल ड्यू टू क्रिस्टल डिफेक्ट। तो ये होते हैं ऑक्सीजन के अणुचुंबकीय प्रकृति के कारण ड्यू टू पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन, और ये होते हैं क्रिस्टलीय दोष के कारण रंगीन होते हैं, कलरफुल ड्यू टू क्रिस्टल डिफेक्ट। अब जो ये है हमारे पास पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज्ड एज द ऑक्सीजन सोर्स फॉर माउंटेन क्लाइंबर्स एंड स्पेस ट्रेवलर्स। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं और जो पर्वतारोहण करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, वहां पर क्या ऑक्सीजन की मात्रा होती है कम, ऑक्सीजन प्रेशर कम हो जाता है। तो उनके लिए ऑक्सीजन स्रोत के रूप में, ऑक्सीजन सोर्स के रूप में कौन यूज होता है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग ऑक्सीजन स्रोत के रूप में इसमें किया जाता है, ऑक्सीजन स्रोत के रूप में होता है। ठीक है, ये चीज इसमें अपने पास जनरल इसमें हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास इसमें एस ब्लॉक में आता है संकुल या उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण। संकुल या उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो जनरली जो कोऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, संकुल यौगिक जो होते हैं, वो डी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट ये नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव मोर टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन ड्यू टू फॉलोइंग थ्री रीजंस। डी ब्लॉक के तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है एस ब्लॉक के तत्वों से। डी ब्लॉक के तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति एस ब्लॉक से ज्यादा होती है। उसके तीन कारण होते हैं, तीन रीजन होते हैं। तो एक तो होता है स्मॉल साइज और हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, छोटा आकार या उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश। सेकंड, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स,
अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति और थर्ड हमारे पास इसमें आता है वेरिएबल या चेंजेबल ऑक्सीडेशन नंबर। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल या चेंजेबल ऑक्सीडेशन नंबर, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंक, तो ये तीन कारण हैं जिस वजह से डी ब्लॉक के तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है एस ब्लॉक के तत्वों से। उसके कारण तीन है। एक तो इनका स्मॉल साइज होता है, छोटा आकार होता है, एक इनमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, अपूर्ण डी कक्षक होते हैं, और एक इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर होता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ये तीन कारण है कि जिसकी वजह से डी ब्लॉक के तत्व ज्यादा संकुल यौगिक बनाते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, अच्छा इसमें एक चीज है कि एस ब्लॉक के तत्व भी संकुल यौगिक बना सकते हैं छोटे आकार के कारण। जिनका साइज छोटा होगा, आकार छोटा होगा, वो एस ब्लॉक एलिमेंट भी संकुल यौगिक बना सकते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू स्मॉल साइज। एस ब्लॉक के तत्व भी छोटे आकार के कारण संकुल यौगिक बनाते हैं, ठीक है। और जैसे सबसे छोटा आकार एस ब्लॉक में बेरिलियम का है, तो सबसे छोटा आकार बेरिलियम का, तो बेरिलियम में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। बेरिलियम हैज द मोर टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास आता है उत्प्रेरक प्रवृत्ति या प्रकृति, कैटालाइटिक नेचर। उत्प्रेरक प्रवृत्ति, कैटालाइटिक नेचर। तो उत्प्रेरक प्रवृत्ति में क्या होता है, इसमें भी वही है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, बाकी कोई उत्प्रेरक रूप में काम नहीं करता है। तो मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट ड्यू टू ऑल दीज थ्री रीजंस, ठीक है। मतलब डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, उसके भी यही तीन कारण हैं। छोटा आकार, अपूर्ण डी कक्षक, परिवर्तनशील संयोजकता, स्मॉल साइज, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। जनरली आपने देखा होगा जैसे वनस्पति घी है, वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल, इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो यहां पर हम निकल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। निकल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, निकल उत्प्रेरक डी ब्लॉक में आता है निकल, ठीक है। और यहां से हमारे पास बनता है वनस्पति घी, जिसे हम डालडा भी कहते हैं, वेजिटेबल घी। तो रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण। तो वनस्पति तेल में ये घी लिख दिया मैंने गलती से, वनस्पति तेल है, तेल ही नहीं तेल। तो वनस्पति तेल में, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन गैस अपन पास करते हैं निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वनस्पति घी बनता है। तो ये निकल डी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, जिससे अमोनिया फॉर्मेशन होता है हैबर विधि से, N2+3H2। यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक रूप में काम आता है, जो कि डी ब्लॉक का तत्व है, और हमारे पास NH3 अमोनिया बनता है, और इसे हम अमोनिया निर्माण की हैबर विधि कहते हैं, हैबर्स प्रोसेस। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि अपन इसको कहते हैं। जैसे अपन ओस्टवाल्ड मेथड होता है, नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, तो वहां पर NH3 को वायु में अपन गर्म करते हैं, और प्लेटिनम उत्प्रेरक यहाँ पर उपयोग होता है, समथिंग 1100 केल्विन ताप यहाँ पर होता है। तो प्लेटिनम उत्प्रेरक से हमारे पास NO+6H2O
ये ओस्टवाल्ड विधि बोलते हैं इसको अपन। ओस्टवाल्ड्स मेथड। इस तरीके से आप देख रहे हैं निकल डी ब्लॉक का, आयरन डी ब्लॉक का, प्लेटिनम डी ब्लॉक का है, तो उत्प्रेरक के रूप में मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स का उपयोग होता है। जैसे कांटेक्ट मेथड, संपर्क विधि, SO2 ऑक्सीजन के साथ इसमें, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 यूज होता है एज कैटलिस्ट, और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनता है। इसको अपन सल्फ्यूरिक एसिड का कांटेक्ट मेथड बोलते हैं, संपर्क विधि। तो मोस्टली ज्यादातर डी ब्लॉक के तत्व हैं जो उत्प्रेरक के रूप में काम में आते हैं, और उसके वापस ये तीन हमारे पास कारण रहते हैं, तीन रीजन इसमें हमारे पास रहते हैं। अच्छा, इसमें जैसे 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि चार धातुएं जो हैं, कोई भी चार धातु एल्कली मेटल, उसका यदि NH3 के साथ सॉल्यूशन बनाए, NH3 के साथ विलयन बनाए, तो वो ब्लू कलर का होता है, नीला होता है, ब्लू कलर का होता है सॉल्यूशन, है ना, नीला विलयन। और क्यों होता है ये? अमोनिलेटेड, अमोनीकृत बोल सकते हैं, अमोनीकृत या विलायकीकृत। इलेक्ट्रॉन के कारण, ड्यू टू अमोनिनेटेड और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो the solution of alkali metals with ammonia NH3 is blue in color due to ammoniated और solvated electrons। चार धातु का अमोनिया के साथ विलयन नीले रंग का होता है, किस कारण से? अमोनीकृत या विलायकीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण ये नीले रंग का विलयन होता है। तो 2-3 बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका जो विलयन है वो नीले रंग का क्यों होता है? तो क्यों होता है? सॉल्वेटेड या अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण, विलायकीकृत या अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण। एक चीज और इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि पोटेशियम, लिथियम, पोटेशियम और रुबिडियम, इनका उपयोग होता है प्रकाश विद्युत सेल में। These metals are used in photoelectric cell। तो लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन धातुओं का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में होता है, प्रकाश विद्युत सेल में इसका उनका उपयोग किया जाता है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो इसमें कुछ अगर बात करें टाइप ऑफ सॉल्ट्स, लवणों का प्रकार, लवणों का प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, लवणों का प्रकार। सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण लवण, सिंपल सॉल्ट, साधारण लवण, सिंपल सॉल्ट। तो साधारण लवण क्या होते हैं? जो किसी भी अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं, मतलब सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्स बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनी एसिड एंड बेस। ऐसे लवण जिनका निर्माण अम्ल एवं क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से होता है। पूर्ण उदासीनीकरण से मतलब क्या है? अम्ल के सारे H निकल जाएं, क्षार के सारे OH निकल जाएं और लवण मिल जाए। सारे H और OH रिप्लेस हो जाए, निकल जाए, मतलब एसिड और बेस में से। ठीक है, तो जैसे NaCl है,
NaCl किससे बना? NaOH और HCl से। इसका OH गया, इसका H गया, H2 निकल गया, लवण बना। जैसे K2SO4 हुआ तो K2SO4 कैसे बना? KOH प्लस H2SO4, दो KOH काम में आते हैं, इसके दोनों H गए, इसके दोनों OH गए, ठीक है। जैसे AgNO3, तो जैसे AgOH प्लस HNO3, जैसे KCN, तो जैसे HCN प्लस KOH NH4Cl, तो कुछ भी जिसमें मतलब आपको OH और H नहीं दिखे। इस तरीके से ऐसे सॉल्ट जो किसी भी एसिड और बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं, उन्हें हम सिंपल सॉल्ट कहते हैं, साधारण लवण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट अम्लीय लवण। एसिडिक सॉल्ट्स, अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट्स। तो अम्लीय लवण, अम्ल क्या होते हैं? जो H प्लस देते हैं, जो H प्लस डोनेट करते हैं एसिड होते हैं। तो इनमें आपको कहीं ना कहीं H प्लस दिखेगा, मतलब हाइड्रोजन आपको दिखेगा। तो जिसमें H आपको दिख रहा है मतलब वो एसिडिक सॉल्ट होगा। तो इनका मतलब इसमें H बचा हुआ है, तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा ऑफ एसिड, अम्ल का अपूर्ण उदासीनीकरण होगा। तो ऐसे लवण जिनका निर्माण किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण द्वारा होता है ना, सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड, मतलब उसमें आपको क्या दिखेगा? H दिखेगा। जैसे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें आपको क्या दिख रहा है? H, ये H दे सकता है, अम्लीय लवण होगा। जैसे KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, H आपको दिख रहा है। जैसे NaH2PO4, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। जैसे Na2HPO4, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। सब में क्या आ रहा है? H आ रहा है। तो जिनमें H आ रहा है वो क्या होंगे? एसिडिक सॉल्ट होंगे, अम्लीय लवण होंगे। फिर हमारे पास तीसरा इसमें हमारे पास आता है क्षारीय लवण। बेसिक सॉल्ट्स। तो क्षारीय, क्षार क्या होते हैं? जो OH देते हैं, जिनमें OH माइनस होता है, OH होता है, वो बेस होते हैं, क्षार होते हैं। तो अब ये क्षारीय हुआ, इसमें आपको कहीं ना कहीं क्या दिखेगा? OH दिखेगा। तो जिसमें OH प्रेजेंट है, OH उपस्थित है, वो क्या होगा? क्षारीय लवण होगा। मतलब उसमें क्षार का अपूर्ण उदासीनीकरण होगा, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा ऑफ बेस। तो ऐसे लवण जिनका निर्माण किसी क्षार के अपूर्ण उदासीनीकरण द्वारा होता है, ऐसे लवण जिनका निर्माण किसी क्षार के अपूर्ण उदासीनीकरण द्वारा होता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं। सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए बेस, ठीक है। उनमें OH आपको कहीं दिखेगा, जैसे ZnOHCl, FeOHSO4, AlOH2Cl, AlOHCl2। तो आपको क्या दिखेगा? वहां पर OH दिखेगा। OH आपको दिख रहा है, मतलब क्या हो गया? बेसिक सॉल्ट हो गया, क्षारीय लवण हो गया, ठीक है। ये क्षारीय लवण की बात हो गई। आगे इसमें अपन बात करेंगे डबल सॉल्ट। द्विक लवण, डबल सॉल्ट, द्विक लवण। तो डबल सॉल्ट नाम से पता चल रहा है डबल,
दो लवणों का मिश्रण होता है। इट इज द मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स। दो लवणों का मिश्रण होगा। तो डबल सॉल्ट्स आर द मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स। ये दो लवणों का मिश्रण होते हैं। द्विक लवण जो हैं क्या होते हैं? दो लवणों का मिश्रण होते हैं, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स। अच्छा, इसमें जैसे अपन बात करें FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। FAS मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट, ऑल्सो कॉल्ड एज मोहर सॉल्ट। मोहर लवण कहते हैं। तो ये क्या होगा? फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट NH4OH का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। तो दो लवण होगा इसमें, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। तो दो लवणों का मिश्रण हुआ, इसलिए पर क्या कहते हैं? द्विक लवण। तो FAS फेरस अमोनियम सल्फेट, मोहर सॉल्ट कहते हैं इसको। एक हमारे पास होती है फिटकरी, पोटास एलम या केवल एलम भी अपन बोल सकते हैं। फिटकरी, फिटकरी क्या होती है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये होता है फिटकरी। तो इसमें दो सॉल्ट हो गए, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। तो दो सॉल्ट का मिश्रण हो गया ये, इसलिए से हम क्या बोल रहे हैं? डबल सॉल्ट बोल रहे हैं। तो इसमें हो गया फेरस अमोनियम सल्फेट और फिटकरी। पांचवा हमारे पास जो टाइप का सॉल्ट आता है मिक्स्ड सॉल्ट, मिश्रित लवण। मिक्स्ड सॉल्ट, मिश्रित लवण। तो मिश्रित लवण, इसका मतलब इसमें या तो दो अलग अलग एसिड ने पार्टिसिपेट किया है या दो अलग अलग बेस ने पार्टिसिपेट किया है, या तो दो अलग अलग क्षार होंगे या दो अलग अम्ल होंगे। तो इसलिए इसमें दिस टाइप ऑफ सॉल्ट्स हैव मोर देन वन कैटायन और एनायन। इनमें एक से अधिक धनायन या एक से अधिक ऋणायन होते हैं। मतलब दो अलग अलग क्षार ने भाग लिया तो एक से अधिक धनायन होंगे, दो अलग अलग अम्ल ने एसिड ने पार्टिसिपेट किया है तो अलग अलग ऋणायन होंगे। तो इसका मिक्स्ड का मतलब क्या है? दो अम्ल अलग अलग उनका मिश्रण हुआ या दो क्षार का मिश्रण होगा। तो दीज आर मोर देन वन कैटायन और एनायन। एक से अधिक अम्ल या एक से अधिक क्षार होते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट कैसे लिखते हैं? हम मतलब ऐसे लिखते हैं, देख लेना। टार्ट्रेट, रोसेल लवण भी इसको अपन कहते हैं। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, also called as रोसेल सॉल्ट। ये क्या होता है? जैसे CONA COK, CHCONA CHCOK, और इस पर क्या लगेंगे? दोनों पर एक एक OH। तो ये टार्ट्रिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है। तो CHOH CONA CHOH COK, इसमें एक तो NaOH हो गया और एक KOH हो गया। दो अलग अलग क्षार हो गए इसमें, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? मिश्रित लवण, मिक्स्ड सॉल्ट बोलेंगे। और एक इसमें अपने पास ब्लीचिंग पाउडर भी आ जाता है, व्यंजक चूर्ण भी मिश्रित लवण में अपन यूज कर सकते हैं।
इस तरीके से अपने पास अलग अलग टाइप के सॉल्ट हो जाते हैं। इतना आप एक बार इसको देखेंगे, आगे अपन डी ब्लॉक की बात करेंगे।